नमस्कार। नमस्कार। मैं और मेरे साथ हैं पोंखी। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं, जो हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें सहयोग देते हैं, हमारे साहस को बढ़ाते हैं। तो आज फिर हमारा गपशप है, तो आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम हर बुधवार और रविवार को आप लोगों के बीच आते हैं रात को 10 बजे, और वैसे ही आज भी आए हैं एक स्पेशल गेस्ट को हमारे आप लोगों के बीच लेकर। और उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वो एनएसजी से पास आउट है, वो रंगमंच और फिल्म दोनों से जुड़े हैं। वो एक्टर है, डायरेक्टर है, और वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर टीआई, थिएटर इन एजुकेशन एनएसडी का, और बहुत सारे काम कर चुके हैं। तो उनके नाम है डॉक्टर स्वर्ण रावत रावत सर। तो आइए उनको स्वागत करते हैं हमारे बीच। जी जी जरूर। नमस्कार। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। थैंक यू। थैंक यू गोविंद, थैंक यू पोंखी। और जी सर, ये जो नमस्ते। आपकी, हाँ नमस्ते। और तमाम जो भी आपके द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की जो पूरी टीम है, थैंक्स सभी का। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब अब ऐसे तो मैं आपसे हमेशा मुलाकात होती है, बातें होती हैं, कुछ न जी आप कुछ करते हो तो देखने का भी मौका मिला है ना, आपके कामों को। लेकिन क्या होता है, जब एक इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, जो हमने कभी शायद आपसे संकोच में या कहें कि सवाल ही नहीं आते मन में कि दादा से ये भी पूछ लेना है कि दादा, आप जब आपने नाटक जब शुरू किया था तो कैसे होता था, कैसे आपने शुरुआत की, किस तरह से आप थिएटर से जुड़े, और आपने टीआई वाला जो रंगमंच है, जो जिसका फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो उसको चूज कैसे किया कि एक स्ट्रीम था कि बड़े लोगों का थिएटर चलता था, तो बच्चों के बारे में सोचना और बच्चों के लिए काम करना कैसे प्रारंभ किया आपने। तो मतलब आपके काम तो देख, लेकिन ये सारे क्वेश्चन कभी आए नहीं जहन में। तो जब ऐसे बात हो रही तो क्वेश्चन सोचना पड़ता है कि दादा से आज क्या बात करेंगे, दादा से आज क्या पूछेंगे, है ना। तो दादा, यही सब शुरू करते हैं कि मतलब कैसे आप जुड़े, किस तरह से जुड़े, है ना। उस समय देहरादून में किस तरह का थिएटर होता था। तो बेसिकली जो उत्तरकाशी है, गंगा जमुना का जो उद्गम है, या जहाँ पे ये एक नेहरू माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और जैसा कि सब लोग वाकिफ़ हैं कि हमारा पूरा उत्तराखंड, जिसमें कि गढ़वाल और कुमाऊँ 7 जनपद जो हैं वो गढ़वाल के हैं और 6 कुमाऊँ के हैं। तो 13 जनपदों में कुछ न कुछ रंगमंची गतिविधियाँ होती रहती हैं। ख़ास तौर से जो यही जो चल रहा है आजकल, ये दशहरे का टाइम, दशमी का, और जगह-जगह जो रामलीलाज़ होती हैं। तो जो ट्रेडिशनल थिएटर है, जो वहाँ का जो एक तरह का फ़ोक है ओरिजिनल, तो वो अपने आप में हर जनपद में बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आता है, और लोग बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। और ख़ास तौर से जो राजधानी है हमारे उत्तराखंड की, देहरादून में, वो एक इस तरह का गढ़ माना जाता है जहाँ इस तरह के उत्सव होते रहते हैं। और ऐसे ही उत्सव नैनीताल में भी होते रहते हैं शरद उत्सव में। तो यही है, माइथोलॉजिकल प्लेस पे ज़्यादा ज़ोर रहता है, ख़ास तौर से या तो महाभारत या फिर रामायण। जी। तो सर, आप जब एनएसडी आने के लिए तय किया, आपने जब सोचा कि आप रंगमंच के साथ आप जुड़ेंगे, तो वो कैसे डिसाइड हुआ सर? और मैंने सर सुना है, मैं आपका एक इंटरव्यू में भी देखा कि आपने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए। तो सर इस बारे में थोड़ा बताइए, आप कैसे निर्णय लिया कि आप कैसे, मतलब आपको क्यों जुड़ना है रंगमंच के साथ? पौंखे, आप सही कह रहे हैं। उस वक़्त मैं नैनीताल में था और मैं जॉब कर रहा था। और जॉब करने के साथ-साथ वहाँ एक संस्था है युगमंच, उससे जुड़ा हुआ था। और बराबर
बहुत सारे हम नाटकों के प्रदर्शन नैनीताल और नैनीताल से बाहर कर रहे थे। और फिर यही था कि एनएसडी में किसी तरह से जाना है और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करनी है। तो फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद फिर चयन हो गया और उसके बाद फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली में ये 3 साल का पूरा जो कार्यकाल था हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, उसमें काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला। तमाम जितने भी अपने देश के या बाहर विदेश के जो भी निर्देशक आते थे उनके साथ बहुत कुछ, जैसे हमारे शेक्सपियर को लेकर के जॉन रेटेलिक वो इंग्लैंड से आए थे, ऐसे ही जापानीज़ का जो नोहो थिएटर है उसको लेकर के एकिरा मुत्सुई हो गई। और उनके साथ साथ एक और साथी थे, वो नोहो थिएटर पे हमने 2 नाटक होगोरमा और फुनावेंकी किए थे। और ऐसे ही जॉन क्लार्क ऑस्ट्रेलिया से आए थे, द चेरी ऑर्चर्ड पे इब्सन का जो प्ले है उस पे काम हुआ था। और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे जो निर्देशक थे उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे प्लेज में भाग लिया। और हमारे अपने हिंदुस्तान के भी जो जाने माने निर्देशक हैं जैसे रंजीत कपूर हैं, उनके साथ 2 प्रोडक्शंस हमारे हुए थे। एक पुअर बितो जो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे था, और एक मॉलियर का द वुड बी जेंटलमैन, कौवा चला हंस की चाल, ये हुआ था। इसके अलावा रॉबिन दास के साथ ब्रेख्त का हमने प्ले द राउंड हेड एंड पीक हेड, गोल खोपड़ी और नुकीली खोपड़ी, वो हुआ। और भानु भारती उनके साथ ये द इब्सन का जो प्ले है द वाइल्ड डक, मुर्गा भी, वो हुआ। तो कहीं ना कहीं जो चेखव का द चेरी ऑर्चर्ड था और इब्सन का ये प्ले था, शेक्सपियर का, मॉलियर का, तो ये बहुत सारी जो अलग अलग विधाएं हैं उस प्रशिक्षण के तहत हम अच्छी तरह से जान पाए। और इसके अलावा जो बैरी जॉन के साथ हाफ एंड डजन नाटकों में भागीदारी रही है, और बीबी कारंत उनके साथ एक डेविड हॉर्सवर का प्ले था द अनग्रेटफुल मैन, कौन हितू कौन अहितू, ये हिंदी में किया था। तो ये सब रहा, जिससे एक रंग यात्रा जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और टीआई में पूरी होती चली गई। जी सर। तो सर आपने उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन की या फिल्म इंस्टीट्यूट से कब आप पास आउट हुए? नहीं, जैसे जब एनएसडी में हम लोग होते थे तो शुरुआती दौर में तो ये ज़्यादा समय का होता था, 6 मंथ का होता, लेकिन हमारे बैच तक का तो ये कुछ वीक्स का होता था। तो यूजुअली वहाँ की जो फैकल्टी है वो एनएसडी में आती है, लेकिन हमारे बैच के साथ ये हुआ कि फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के लिए हमें एफटीआई इंस्टीट्यूट पुणे जाना पड़ा। तो वो भी एक अलग तरह का नज़रिया था कि कैमरे के नज़रिए से कैसे एक अभिनय का अनुभव होता है। और इत्फाक से जब हम थर्ड ईयर में थे तो उससे पहले एफटीआई जाने से पहले नसरुद्दीन शाह के साथ हमारी एक्टिंग पे भी एक कार्यशाला हुई थी, और उसमें सुबह से लेकर के और देर शाम तक नॉन वर्बल ही हमारी एक्सरसाइजेज वगैरह होती थी। तब हमें ये एहसास हुआ पहली बार कि कैसे साइलेंस का एक अपना इम्पोर्टेंस है, साइलेंस इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। तो वो सारी चीज़ें एफटीआई में हम रिलेट कर पाए जब हम वहाँ पे ये फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया। फिर सर आपने उसके बाद थिएटर में पीएचडी किया या एनएसडी से पास आउट होने के बाद? एनएसडी पास आउट होने के बाद प्लस जो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी थी उस दरमियान में तो हुआ ये कि मुझे उस अपने रिसर्च वर्क के लिए छुट्टियां चाहिए थी। तो छुट्टियां उतनी ज़्यादा मिल नहीं पा रही थी। उसमें ये हो रहा था कि नहीं, हमारा जिस तरह का काम है और चाहे वो एक प्रशिक्षण का है, ट्रेनिंग का है, इधर कंडक्टिंग वर्कशॉप विद द टीचर्स और स्टूडेंट्स, या फिर जो प्रोडक्शंस होते थे उनमें जो भागीदारी हमारी होती थी,
जैसे करीब हाफ अ डज़न प्ले तो बैरी जॉन के ही डायरेक्शन में हुए। एक प्ले ऐसा था जो मोहन अगाशे ने जर्मन प्ले मैक्स एंड मिली जो हम यूरोप भी ले गए थे, और ये वॉर्सो पोलैंड में एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था, वहाँ ले गए थे। और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम कारा सेंटर लंदन भी गए थे। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हैम्पर हो रही थी इस वजह से, पीएचडी की वजह से ही फिर देन आई हैव टू से गुड बाय टू एनएसडी-टीआई कंपनी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ये रिसर्च वर्क किया, और मेरा जो सब्जेक्ट था वो पॉन्खी यही था कि थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन, हाउ टू यूज दिस थिएटर एज एन एजुकेशनल टूल टू टीच अदर सब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, या इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, किस तरह से उन्हें एक क्लासरूम सिचुएशन में बहुत ही प्रभावी और बहुत ही मनोरंजक ढंग से पढ़ाया जाए। दैट वाज द मेन फोकस ऑफ माय दिस रिसर्च वर्क। जी सर, इसीलिए आप भी बीएड कॉलेज में भी ये थिएटर सब्जेक्ट जुड़ा गया है, उसमें भी होता है, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सर उसके बाद आपका जो ग्रुप है वो कला दर्पण, अगर Yes. मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, आप तो सही कह सर रहे हैं वो, पॉन्की। जी जी सर, तो सर वो कब वो एनएसडी के मतलब एनएसडी से आने के बाद आपने वो ग्रुप फॉर्म किया या फिर वो पहले से ही था? वो पॉन्की व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन एनएसडी, तो एनएसडी में क्या होता है कि समर में छुट्टियां पड़ती हैं, तो उन छुट्टियों में जब मैं उत्तरकाशी गया, अपने नेटिव प्लेस गया, तो दिमाग में ये आया कि एक अपना ग्रुप होना चाहिए। तो तमाम जो हमारे दूसरे साथी थे उनकी मदद से फिर ये कला दर्पण ग्रुप जो है हमने वहाँ पे फॉर्म किया। उस टाइम मैं एनएसडी फर्स्ट ईयर में था, और फिर ये जब एनएसडी पास आउट होने के बाद, टीआई में रहने के बाद, ज़्यादा करके दिल्ली में ही रंगमंचीय गतिविधियां हो रही थी, तो फिर ये भी सोचा गया कि यहाँ पे भी उसका एक ब्रांच खोल दिया जाए। तो उसके बाद हमने दिल्ली में भी कला दर्पण नाम से उसका एक दूसरा ब्रांच भी यहाँ पे शुरू किया है। और जब भी हम कोई इस तरह का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो ये हमारा एक जॉइंट वेंचर होता है कि कभी यहाँ दिल्ली के जो आर्टिस्ट हैं वो वहाँ पहाड़ जाते हैं, कभी वहाँ के यहाँ आते हैं, तो वो इस तरह से इवन जो भारत रंग महोत्सव में भी हमने किया, या ये इंटरनेशनल फेस्टिवल जश्न बचपन नाम से जो होता है, इसमें भी हमारी भागीदारी हुई। तो दैट वाज कला दर्पण उत्तरकाशी एंड दिल्ली बोथ कलेक्टिवली। जी सर, तो आप प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, मतलब आपका अप्रोच क्या होता है? रियलिस्टिक अप्रोच में ही होता है प्रोडक्शन जो, या फिर और उसके बारे में जरा बताइए सर। और मेरा ज़्यादा करके अपना जो मानना है, शुरू में तो जब उत्तरकाशी में हमने शुरू किया था तो कुछ इस तरह की स्टोरी लाइन जिसमें कि वहाँ का एक फोक एलिमेंट्स भी हो, वहाँ के जो भी गीत हैं, वहाँ का जो संगीत है, वहाँ के जो नृत्य हैं। लेकिन बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखा जाए। तो जैसे एक दानिश ऑथर हैं डेनमार्क के, हंस क्रिश्चियन एंडरसन, उनकी जो स्टोरी है द नाइटिंगेल, उसको हमने जब अपने वहाँ हिल्स में किया था, तो वहाँ पे एक जो बर्ड होती है वो कबूतर की तरह, उसको घुघुती बोलते हैं, तो उस नाम से किया था उसको। और यहाँ पे दिल्ली में जब किया था तो मसक अली के नाम से हुआ था। उन दिनों वो एक फिल्म रिलीज हुई थी, और उन्हीं का ही द एम्प्रेस न्यू क्लोथ, तो उसको हमने बॉडम रात नाथ राजा और तीन शेख वो उस पर किया। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी है छुट्टी, उस पर किया, और वो मल्टीलिंगुअल था, वो हिंदी में भी था और रीजनल लैंग्वेज में भी था। और जब वो बच्चा प्लेन में आता है, महानगर में आता है, तो इंग्लिश में भी था।
तो ऐसे ही जो हमारे उत्तरांचल से जुड़े हुए जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उन पे भी बराबर ये नाट्य रूपांतरण हुआ और फिर वो प्रोडक्शन तैयार हुआ। जैसे महावीर जी की खुली आंखों में सपने हैं, ढोल के बोल नाम से हुआ। इसके अलावा हमारे राजेश्वर उनियाल जी हैं, उन पे पंदे राग, लेकिन वो NSD अल्मुनाई का फेस्टिवल हुआ था अभी मंच में, तो उसमें वो किया था हमने। और हमारे जाने माने साहित्यकार डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट हैं, उनके एक द सागा ऑफ द माउंटेन गर्ल, उस पे ही बेस्ड जो एक स्टोरी है, उस पे भी रंगीन परछाई के नाम से किया। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, 32 राग गाओ मौला। तो मौला एक ऐसी शख्सियत है उत्तराखंड में जो अपने आप में एक पेंटर भी रहा है और पोएट भी रहा है, और एक पॉलिटिक्स की तरह भी इंक्लिनेशन उनका रहा है, और एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है। तो दैट प्रोडक्शन इज अ पाइपलाइन। तो इस तरह से एक रेडीमेड प्ले ना उठा करके कोई स्टोरी, कोई उपन्यास, कोई घटना, दैट्स मोर क्रिएटिव, दैट्स मोर इनोवेटिव वर्क। दादा, मेरा ये जानने की इच्छा हो रही थी कि मतलब आपने डायरेक्शन किया, टीआई के साथ किया, तो जब आदमी जब भी कभी जुड़ता है तो उसका एक्टिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है ना? तो जुड़ते तो हम सब शुरू में एक्टिंग से ही है ना, कि मतलब एक्टिंग से बड़ा प्यार हो जाता है। डायरेक्शन तो किसी को कुछ पता नहीं होता और चीजें तो पता नहीं होती एक्टिंग। तो मतलब आपको कितना मन हो रहा है अभी भी एक्टिंग करने का, और आप अपने एक्टर को कैसे मतलब जीवित रखते हैं कि मैं इतने सारे कामों के बीच में क्या मन होता है एक्टिंग करने का या नहीं होता है, और क्या जी सर आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट। हाँ हाँ, वो शायद कुछ दिक्कत हुई है नेट में, जिसकी वजह से दादा हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। वही में शुरू की है, क्योंकि दादा हमारे बहुत सीनियर हैं और एनएसडी से हैं और बहुत सारा काम किया है, बहुत काम किया है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं कि दादा के मुंह से उनके बहुत सारी बातें जाने। हालांकि फ्रीलांस भी बहुत किया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाके काम किया है, बहुत सारे ग्रुप के साथ काम किया है। तो मुझे भी जानने का मन हो रहा था, आप लोगों ने कभी एक साथ कभी काम किया है क्या सर के साथ आपका? नहीं, मैंने कभी वैसे काम नहीं किया है उनके साथ। मतलब मैंने उनके काम देखे हैं टीआई में, या औरों के लिए उन्होंने प्लेस किए हैं तो वो मैंने देखा है, लेकिन एक साथ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं उनका बहुत जूनियर हूँ। तो और वो ज़्यादातर काम टीआई से करते रहे, बाहर करते रहे, और मेरा ज़्यादातर काम लाइट का होता रहा। दादा आ गए। आई डोंट नो, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई। जी आपका सवाल जो है जी दादा। उसको लेकर, हाँ, तो बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन तो एनएसडी में एक्टिंग में ही था, और उसके बाद पास आउट होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिले जिसमें, जैसे हमारे साथ जब रंजीत कपूर ने कौवा चला हंस की चाल किया था, तो मॉलियर के प्लेस में तो सर्वेंट्स का ही सारा वो रहता है। तो आई वाज द वन ऑफ द कैरेक्टर्स, और उसमें उन्होंने टेली प्ले भी बनाया जो सिद्धार्थ बासु ने प्रोड्यूस किया था। तो वही रोल किया जो एनएसडी में किया। तो पहली बार कैमरा तब फेस किया था, कौवा चला हंस की चाल करके जब बनाया था उन्होंने। और उसके बाद जब जब भी प्रोडक्शन बाहर होते गए, एक मामूली आदमी रंजीत ने कराया, कौवा चला जगह जगह उन्होंने रिपीट कराया, कलकत्ता गए, उधर यूपी में ले गए। तो एज एन एक्टर आई थिंक अभी रुद्र चक्रवर्ती ने जो करना वॉरियर ऑफ द सन कराया, उसमें इंद्र का। तो इवन जब मैं प्ले करता हूँ तो छोटे मोटे कैरेक्टर में जरूर करता हूँ। तो जो एक्टर वाला वो जो आपके अंदर इम्पल्स है ना,
वो तो कभी कह नहीं सकते कि उसको हम हाशिए में डाल दें। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और कुछ लोगों ये का है ये ना, कहना जब है। जब पोस्टर की बात हो रही थी ना, तो आपके फेसबुक पे गया मैं, वहां मैंने अच्छा। फोटो देखनी शुरू की, वहां फोटो देखनी शुरू की। इतनी अच्छी अच्छी आपकी फोटो है, इतनी अच्छी अच्छी फोटो है। मैंने आपसे अच्छा। बोला भी कि दादा ये वाली सारी फोटो डाल दूं क्या, क्योंकि बड़ी अच्छी लगी मुझे। हाँ, तो वो सारी फोटो मतलब एक अच्छे एक्टर को दिखाती हैं कि मतलब, ओह, थैंक यू, दैट्स अ है ना। कॉम्प्लीमेंट। जी। तो इसीलिए मैंने पूछा कि दादा अभी एक्टिंग का क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्योंकि टीआई का तो बड़ा लंबा सा काम है, मतलब बड़ा लंबा अंतराल है ना। आप डायरेक्शन करते हैं, मुझे पता है, आपके शोज मैंने देखे हैं, लेकिन एक्टिंग वाला मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो सिर्फ स्कूल से जुड़ा रहा। तो इसीलिए मैंने पूछा कि दादा एक्टिंग का क्या है और कैसे है, और है ना। तो तो वो इबिन अच्छा, जब, हाँ हाँ, कुछ क्या पूछ रहे थे आप? हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं दादा। नहीं, इबिन जब मैं बॉम्बे भी गया, टाई से जब गुड बाय की, तो वहां पे भी जिनसे मैं जुड़ा हूँ, जिनके उन्होंने कहा नहीं भाई ठीक है, मेरी जो फिल्म है वो पूरा चाइल्ड ओरिएंटेड कैरेक्टर है, पूरा जैसे मासूम फिल्म थी, ऐसे ही उस जब प्यार किसी से होता है उसमें भी बच्चे के इर्द गिर्द पूरी कहानी थी। तो रंजीत कपूर स्ट्रांगली रिकमेंडेड माय नेम कि पृथ्वी थिएटर में टीआई के कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, उसमें तुम स्वर्ण रावत को मिलना, और उससे तुम्हें बड़ी मदद मिलेगी। तो यू विल नॉट बिलीव, वहां से मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ। और फिर उनका ये मानना था कि नहीं, ये तो आप करेंगे ही, लेकिन मैं आपके अंदर वो एक्टर वाला वो भी देख रहा हूँ, आपको हर फिल्म में मेरे रोल भी करना होगा। तो उन्होंने उस दौर में जो भी फिल्में बनाई, दीपक सरीन जी ने, क्योंकि वो एक दौर में यश चोपड़ा के साथ बहुत काम करते रहे, तो उन्होंने कहा नहीं चलो इंडिपेंडेंटली आप बनाइए, आपने आईना बहुत पहले बना दी, लेकिन अब आप ये बना दीजिए जब प्यार किसी से होता है, अलविदा। तो उसमें वो कैरेक्टर रोल करने के बाद जो दूसरी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बैरी से और टीआई में, देखो एक तो ट्रेंडिंग वाला पार्ट होता है, दूसरा होता है कि प्रोडक्शन में एज एन एक्टर, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही एक तो टीचिंग क्वालिटी होगी, दूसरा एक्टिंग स्किल हो गया। तो बैरी के साथ वो ट्रेनिंग वाला तो था ही, लेकिन मैंने बैरी को बच्चों के साथ तो ऑब्जर्व किया था, स्पेशली पहला जो एनएसडी टीआई का वीकेंड थिएटर क्लब था, जिसमें बैरी जॉन ने जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म किया था। बाकी टीआई के जितने भी लोग हैं, कोऑर्डिनेटर थे हमारे सुभाष लुगाता, हु इज नो मोर हियर, एंड चार जो हमारे मेल में थे, एक सत्यव्रत रावत थे, एनएसडी से पास आउट हैं, हफीज खान थे, अब्दुल लतीफ खटाना और स्वर्ण रावत, चार हम मेल थे। चार फीमेल थी, जिसमें बानी शरद हो गई, अमरदीप झा हो गई, विभा छिब्बर हो गई, सुनीता जुयाल, सुदर्शन जुयाल की वाइफ, जो बेचारी वो भी हमारे बीच नहीं है। तो एक छोटी सी टीम थी, लेकिन बैरी के साथ थ्रू आउट द प्रोसेस में फ्लोर में रहता था, डायरेक्शन में असिस्ट करता रहता था, तो आई कुड सी हिम वेरी क्लोजली। बाकी सारे जितने भी मेरे साथी हैं वो बैक स्टेज के काम के लिए, कॉस्ट्यूम है, सेट है, मास्क इतने बनाने पड़ रहे थे एनिमल फार्म में, फाइबर ग्लास वगैरह के, ये तमाम चीजें। इतना ही नहीं, एनएसडी के जो स्टूडेंट थे उनके साथ जब पैरेलल में बैरी जॉन प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, स्पेशली ये वहाँ का है आपके वेनिस का एक प्ले राइट है, तो उन्होंने कार्लो गोजी राइटर हैं, उन्होंने एक प्ले लिखा था द किंग स्टैग, और उसको इटालियन कोई एक प्ले राइट है जिन्होंने अंग्रेजी में उसको किया था, एल्बर्ट मर्सली करके है, उसको जेन कौशल ने हिंदी में किया था शाही शिकार। तो उस प्रोसेस में भी थ्रू आउट में स्टूडेंट के साथ, बैरी के साथ डायरेक्शन में जो है ना असिस्ट, तो आई कुड सी दैट डिफरेंस कि बड़े और छोटे, क्योंकि देखो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर स्टूडेंट आ रहा है तो वो कॉलेज लेवल का तो होगा, और इधर जो चिल्ड्रन लेवल है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेरे इस वाले एरिया में, जो सवाल आपका है कि देखो स्वर्ण एज एन एक्टर और फिर एज ए टीचर, जो एक टू फाइंड अ राइट बैलेंस, दैट आई कुड लर्न फ्रॉम बैरी जॉन। जी। जी सर के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, गोविंद सर अगर पढ़ दे कमेंट्स को। हाँ हाँ, मतलब ये कुसुम बिष्ट जी बोल रही हैं कि नमस्कार सर, सर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और नाटक के विषय में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। हाँ, तसीम जी ये भी कह रहे हैं कि अच्छी मुझे अदाकारा स्वामी हैं। हाँ, जी हाँ, कुसुम जी अच्छी एक्ट्रेस हैं। आई हैव सीन हर एज एन एक्ट्रेस। शी इज वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस। थैंक यू जी। कुसुम जी। तरसीम जी कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ण जी का शिष्य उनके उनके कई नाटकों में प्रकाश परिकल्पना करने का कार्य करने का मौका अवसर मिला। उनसे सीखने के क्रम आज भी जारी है। दादा, तो जैसे कि टीआई का बड़ा लंबा समय रहा, तो मैं चाहूंगा कि टीआई कैसे बना, क्या काम करता है, किस तरह का काम करता है, कैसे बच्चों से जुड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टीआई को जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो उस लेवल पे चीजें नहीं पहुंच पाती। जैसे कि आपने मुझसे सुबह ही बात की थी कि लखनऊ में टीआई का क्या है, बच्चों के लिए कैसा हाँ, काम होता है। क्योंकि या देयर वाज अ टाइम जब हम टूर में जाते थे। एक तो बाहर गए हम, इसके अलावा हम बीएनए में भी गए। तो बीएनए में भी हमने उस दौर में, तब ये सुशील कुमार सिंह जी हो गए, पुनीत अस्थाना जी होते थे। एक तो बेचारे वो उनका तो स्वर्गवास ही हो गया। अक्सर वो लाते थे वहाँ से टीम लेकर के आते थे। तो एक होता है कि हर जगह में जहाँ पे इस तरह का एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट होता है, तो एक विंग इस तरह का भी होता है कि जो यंगस्टर के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं नई जनरेशन के साथ। तो वो अपने आप में टीआई में देखिए बेसिकली क्या है कि बच्चों के लिए काम करना, बच्चों के साथ काम करना, और बच्चों के कहीं ना कहीं जो एक एडल्ट ग्रोन अप लोग होते हैं। मतलब जैसे टीआई जो हमारे एनएसडी की दिल्ली में जो टाई है, या टीआई विंग जो अगरतला है, कहीं ना कहीं दोनों के जो एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो मोरलेस सेम है। तो यहाँ में क्या है कि इवन वो ग्रोन अप है, मैच्योर है, लेकिन बच्चों के किरदार उनको निभाने पड़ते हैं। और वो देखने में लगता है कि कोई वो इमिटेशन नहीं कर रहे हैं, कोई मिमिक्री नहीं कर रहे हैं। वो जो मेक बिलीव है एक्टिंग का, कि लगता है कि वाकई में बच्चे ही सामने रोल करते हुए दिख रहे हैं। तो एक तो ये प्रोडक्शन वाला एस्पेक्ट है, जिसमें तरह तरह के प्ले, एक तो वही प्रोसनिंग वाला अंदाज हो गया। कुछ नाटक ऐसे भी होते हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, और टू वे कम्युनिकेशन, गिव एंड टेक होता है। तो जैसे जो पहला प्रोडक्शन वहाँ का टीआई विंग अगरतला का एक पाथेरपोत स्टोरी बात करके मैंने किया था, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट में था। और उसमें यही था कि बीच बीच में ऐसे कई फेजेस आते हैं जहाँ की ऑडियंस जो है ना वो एक्टिव होती है, और हम एक्टर्स जो है ना वो पैसिव हो जाते हैं। ऐसे ही एक अनुभव हमारा दायरे का रहा था टीआई में। वो तो अद्भुत था वो अपने आप में। लतीफ़ ने किया था वो कम्युनल, पूरा जो हार्मनी का एक मैसेज उसमें जाता था। तो वो तो ओपन में जब हम कर रहे थे कोलकाता में, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया वो, कि एक आकर के जो है ना उठा करके एक्टर को बाहर लिटरली थ्रो करने वाला था। तो वो तो रुद्रदा सेन गुप्ता थे, उन्होंने किसी तरह से उसको संभाला। तो हर तरह के प्रोडक्शंस के अलावा जो कार्यशाला वाला रहा है टीआई में, कार्यशाला न सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। और जैसा कि आपको पता ही है कि बेताबी से समर का इंतज़ार होता है पेरेंट्स को कि कब आएगी वो समर वर्कशॉप, और कब हमारे बच्चे जो है वो जो एक प्रोसेस ओरिएंटेड वर्कशॉप है, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या आपका इमोशनल हो, ओवरऑल। और फिर उसके जो एक्सटेंशन है थिएटर क्लब के रूप में, वो वीकेंड में होते हैं, सैटरडे संडे को। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, और कोरोना से पहले पार्ट 3 भी शुरू किया था टीआई में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर एक वैक्यूम आ गया पूरा 1.5-2 साल तक, तो सारी की सारी चीज़ें स्टैग्नेट हो गई। तो ओवरऑल यही एक थोड़ा सा ब्रीफ में है टीआई के बारे में। बाकी कोई अगर स्पेसिफिक दादा, एक चीज और है ना कि मतलब बड़े बच्चों के नाटक करेंगे, बड़े बच्चों का रोल करेंगे, मतलब उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था कि मतलब बड़ों को रखना है और बच्चों के स्क्रिप्ट को लेके बच्चों के पास जाके परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि थॉट ये अलग तरह का ही थॉट है, बिल्कुल स्पेशल थॉट था।
नहीं, और खास तौर से ये सवाल जो है ना, ये जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी बाहर, जब हम टूर में जाते थे, तो ये सवाल आता था कि यार आप लोग हैं 30s में 40s में हो, आप कर रहे हैं बच्चों का रोल जो 18 12 13 15 टीनेज, आप बच्चों को क्यों नहीं रखते हैं? तो ये सवाल वहां पे भी बराबर उठता रहा है। तो हमारा ये कहना था, देखिए एक बच्चा एक किसी प्रशिक्षण से नहीं गया है, वो एक शो बहुत उम्दा कर सकता है। क्या गारंटी है कि अगर हम उसके जो है 50 शो कर रहे हैं, सैकड़ों शो कर रहे हैं, वो उसी शिद्दत के साथ करेगा। और दूसरे में क्या है कि बच्चों का एक एकेडमिक अपना एक कैरिकुलम होता है, उनका अपना एक पाठ्यक्रम होता है, तो उसमें वो हैम्पर होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। तो इसलिए ये इस तरह से एक प्रोफेशनल की टीम है, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया, जो फाउंडर मेंबर थे बैरी जॉन के अलावा बाकी सारे के सारे एनएसडी के अलमुनाई थे। तो कहीं ना कहीं एक सेम इंस्टीट्यूट निकलने से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, एक आपसी एक अच्छी केमिस्ट्री थी, वो एक्टिंग में भी दिखती थी वो। तो ये मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत थी तो अपने उस टीचिंग वाला जो एस्पेक्ट था उसको शार्पन करने की, उसको ग्रूम करने की। बाकी जो एक्टिंग वाला वो मोरलेस कहीं ना कहीं एनएसडी के उस 3 साल के अंतराल में हम काफ़ी जान पाए थे, सीख पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात बताई आपने कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, कि मतलब जो बच्चों के लिए, क्योंकि हम एक न्यू तैयार करते हैं बच्चों के लिए, जी आगे वो कैसे सोचेगा, कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो आजकल की हमारी एजुकेशन व्यवस्था है, जहाँ पे आजकल हर कॉलेज हर स्कूल में लोग सिखाने जाते हैं बच्चों को, और किसी को भी रख लिया जाता है, कोई भी टीचर होता है, उसने कितना नाटक किया है, कितना बच्चों को समझा है, कितनी साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आज 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 ये बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, क्योंकि हर स्कूल कॉलेज में एक थिएटर एजुकेशन करके चीजें खुल रही हैं, और उसमें कभी ध्यान नहीं दिया जाता कि लोग ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। तो मैं चाहूंगा उसके बारे में जरूर, मतलब आप बोले, बताएं, क्योंकि आपने तो इस तरह का काम किया है, टीचर्स को ट्रेन भी किया है। I would like to share my own experience when I was doing a production in सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड में। तो वहाँ पे मैंने जिस बच्चे को कास्ट किया, तो रिहर्सल चल रही थी और एक बहुत ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था, उसमें वो अपना उस जो लीड रोल था उसमें बैठा हुआ था अपने आसन में। तो बगल से जो है हमारे आर्ट क्राफ्ट के जो टीचर थे वो गुजर रहे थे, तो एकदम से वो ठिठक गए। उन्होंने मेरे को जेस्चर किया, बुलाया। मैंने सारे उन पार्टिसिपेंट्स को बोला कि जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। गया, कह रहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये जो तुमने इसको जो ऊपर बैठा रखा है, ये जो यहाँ पे जो काउंसलर आती है, ये तो उसकी डायरी में गौन केस है, और ये प्रिंसिपल को भी पता है। अब या तो वो गलत है या तुम गलत हो। तुम भाई ये रिस्क क्यों ले रहे हो तुम? मैंने कहा भाई मेरे उसमें जब वो द बेस्ट कर रहा है तो मुझे उससे क्या लेना देना कि वो एकेडमिक में क्या है या किसकी डायरी में उसका क्या इंप्रेशन है। तो ये मेरे साथ खुद अनुभव हुआ है, एंड दैट बॉय प्रूव्ड। और यू विल नॉट बिलीव कि वो रोल करने के बाद उसका एकेडमिक में भी बहुत फर्क आया, ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो ये क्या है ना, हमारे अपने स्टीरियोटाइप एक थिंकिंग हो जाती है, क्लीशे हो जाते हैं, किसी ने बता दिया कि नहीं ये है, हम भी वही मान के चले गए। तो ये इस तरह के प्रिजम्पशन जो बन जाते हैं, वी हैव टू ब्रेक दैट। और वो सेंसिबिलिटी, वो एक जो एक एक कि नहीं हर कोई कर सकता है, उसको आप स्पेस तो दो, उसको आप टाइम तो दो, उसको एक्शन तो करने दो। खुद आप एक फैसिलिटेटर का काम करो, एक मोटिवेटर का काम करो। ये बहुत कम होता है स्कूल्स में। मतलब वो जो संवेदनशीलता है बहुत रेयर है जिन लोगों के अंदर ये है। अदरवाइज ज्यादा करके तो ये होता है कि ओके, नो 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 नो, नॉट इन फ्रंट ऑफ द हॉल, ए साइड, मतलब ना कि स्वर्ण, थ्रो थ्रो हिम आउट, थ्रो हर। मैंने कहा कमाल की बात कर रहे हैं आप, उसको एक सेशन से नहीं बाहर कर रहे हैं, आप उसको थ्रू आउट लाइफ उसके अंदर एक इस तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ओ आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो वी हैव टू बूस्ट अप, वी हैव टू एनकरेज। तो ये चीजें बड़ी लैक करते हैं कि आप अगर ये चाहो कि नहीं साहब, ये इंसानियत वाला जो जज्बा है, जो ये संवेदनशीलता वाला है, ये साइड हो जाए और बस
हमें तो प्रोडक्शन से मतलब है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके फिर उद्देश्य अलग हो जाते हैं। तो ये है ज़्यादा करके इस तरह का, जो कि मुझे लगता है कि उसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। और अब जो ये हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो नया एक्टिविटी ओरिएंटेड आया है, उसमें एक आशाबंदी है कि शायद इस तरह की चीज़ें आएंगी जो समझ के लेवल पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगी। जैसे आप ये देखिए कि अ, रसायन केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का रसों के साथ भी तो कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है कि अब जब ये कोलैबोरेटिव वर्क की बात आ रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अगर हम स्टीव जॉब्स को लें उस टाइम में, मतलब वुडी एलन जो एक्टर भी है हॉलीवुड का, जो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर है, वो एनिमेशन करता था उनके साथ, और उन्होंने म्यूजिक के साथ कैसे ब्लेंड किया उसको। और उनकी जो डेथ हुई है जिस वजह से हुई है, अब उनका बेटा उस टेक्नोलॉजी को, उस तमाम उन चीजों को बायोलॉजी के साथ ब्लेंड कर रहा है। तो आज की तारीख में ये सारी चीजें बहुत ही कहने की कारगर हो रही हैं। और स्पेशली इस कोरोना वाले फेज में तो ये डिजिटल वाला कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पे भी मैं कहूँगा, गोविंद और पावखी, ये एक सशक्त माध्यम बना है। ये एक इंटरेस्टिंग माध्यम तो है जिसकी बदौलत हम भी लोगों को जान पाते हैं और हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, लोगों का भी ज्ञान बढ़ता है। लेकिन दादा एक बात तो बहुत क्लियर हुई कि हमें कैसे बच्चों को ट्रेन करना है। लेकिन ज्यादातर स्कूल में देखें तो वहां ट्रेन टीचर नहीं होते, वो किसी को भी भर लेते हैं, है ना? क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना कि मतलब इतनी सारी बातें जो हम बच्चों के लिए करते हैं थिएटर एजुकेशन में, तो कितना जरूरी टीचर का भी ट्रेंड होना। और क्योंकि देखिए ज्यादातर स्कूल्स में कोई भी प्रिंसिपल किसी को भी जी थिएटर करता है रख लीजिए, तो वो कितना सही है ये बात? आई थिंक कि अब वो उस तरह का क्राइटेरिया या वो पैरामीटर नहीं रहा है। मुझे अभी जो एक एवेल्युएशन का, मूल्यांकन का जो एक मापदंड बना है कि ओके, अभी एक किसी ने आईबी स्कूल में एक इंटरव्यू दिया था, इंटरनेशनल बैकलरेट। अच्छा, इंटरनेशनल बैकलरेट का कृपया ये सिंगापुर इंस्टीट्यूट में मेरा अनुभव भी रहा है, एचओडी रहा मैं परफॉर्मिंग आर्ट का। तो उसमें इट्स वेरी क्लोज टू दिस टीआई सॉर्ट ऑफ वर्क, क्योंकि उसमें क्या है कि वो इंक्वायरी बेस्ड है और कहीं ना कहीं इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पहला इंटरेक्शन जो है वो जो उनकी पूरी परफॉर्मिंग आर्ट की जो फैकल्टी थी, उसमें डांस का भी है, उसमें म्यूजिक का भी है, उसमें थिएटर का भी है, उसके साथ वो जो कैंडिडेट था किया। सेकेंड राउंड उन्होंने बोला कि आपको डेमो देना है क्लास में। डेमो में आपके वर्चुअल में भी होंगे और रियल वर्ल्ड में भी होंगे। दैट वाज द सेकंड वन। तो थर्ड वाला जो था वो था फाइनल वाला, जिसमें कि आपका कि यस हाउ मच यू डिजर्व, कितना निगोशिएट। तो स्टेप बाय उसमें क्या होता है कि फिर वो वाली चीज नहीं होती जो आप बता रहे थे कि भाई कि कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकली देखो, ऑन पेपर में कई लोग इतना मेटिकुलसली प्लान करते हैं और बड़ा जबरदस्त लगता है? और कई लोग दे आर वेरी गुड इन आर्टिकुलेशन, बट जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है फ्लोर में, ये मेरे खुद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए अपने मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कि जब ये हुआ, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे स्कूल्स में ये टीआई ने जब इनिशिएटिव लिया था, जब टाई शुरू में बनी थी, और आज वहाँ पे हर स्कूल में, हर संस्था में ये इतना कॉमन हो रखा है। तो वहां पे मेरा उनके साथ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उन्होंने कहा टीचर क्या बात कर रहे हो तुम, टीचर तो एक आराम सी कुर्सी में बिल्कुल अप टू डेट, वी हैव टू कीप अ डिस्टेंस, और ये गरिमा है, उसका एक अपना स्टेटस है। अब मेरा ये मानना था कि नो, हम एक सिंपली एक सर्कल पे बैठ करके वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ द होल ग्रुप, आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो वो मेरे से बराबर नकारते रहे मेरी चीज को। मैंने कहा एक प्लीज आप एक बार ना सेशन तो देख लीजिए। तो जब व्हेन ही वाज एज एन ऑब्जर्वर थ्रू आउट द होल सेशन, देन ही एग्रीड कि यस, मेरे सारे वो इल्यूजन टूट गए जो मैं पहले सोचता था कि नहीं,
ये तो कितना फ्रेंडली और कितना एक गिव एंड टेक प्रोसेस और कितना ये टू वे कम्युनिकेशन है और कितना जो एक प्लेफुल तुमने एम्बियंस जो क्रिएट किया है। तो वो जो प्लेफुलनेस है ना, वो जो खेल खेल में एक रमने वाली जो बात है, गो विद द फ्लो, उसमें वो मिरेकल कर सकते हैं। वो बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं हम कहीं ना कहीं शेल में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गए, इंट्रोवर्ट हो गए, बहुत रिलेक्टेंट हैं, बहुत शाई हैं, उसके बाद तुम कुछ भी करा लो उनसे। तो ये मेरा खुद अपना अनुभव रहा है। और बाद में प्रैक्टिकली जब आप फ्लोर में करते हैं एग्जीक्यूट, तब समझ में आता है कि ओह यस। तो मैं बात आपकी समझ रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट होने चाहिए जहाँ की वो इम्प्लीमेंट करें और उनको देखा जाए और तब जाकर के ओके ये वो समझ रखते हैं कि बच्चों के साथ आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे जो अनुभव नहीं है, सिर्फ उनके पास सो कॉल्ड एक उस तरह का एक प्रमाण पत्र है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दादा एक चीज और, मतलब आपसे जितनी बात करता हूँ मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाती है ना, नहीं कि उसमें क्या है ना गोविंद, हाँ क्या हाँ हुआ, हाँ जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया, मैं और जी मेरे दादा, ये पूरी फ्रेटर्निटी जो है जो इस तरह का काम कर रही है, हर वो टीआई का शख्स जो आज बाहर इंडिपेंडेंटली कर रहा है, वो कभी कभी जब किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है ना, तो ही वाज शॉक्ड, ओ माय गॉड। जबकि हमारा बेसिकली रहता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू रिगार्ड उसका जो वजूद है, उसकी जो शख्सियत है। तो उसको भी लगता है यार अरे मैं मतलब कितना मेरे को, और कहीं तो एक तरीका ही दूसरा होता है कि अरे जो एक एक अप्रोच करने का जो तरीका है वो ज्यादा करके नॉन होलिस्टिक देखा गया है। यस प्लीज। कह रहा था कि जैसे बच्चों का रंगमंच है कि बच्चे बन के भी काम करते हैं, बड़े बन के भी काम करते हैं, और आप तो बच्चों का भी रंगमंच कर रहे हैं, बड़ों का भी कर रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करना होता है, एक चीज तो ये, और कि जब बड़ों का रंगमंच हम करते हैं तो बड़े बड़े अप्रोच हो जाते हैं, मतलब छोटों के लिए सोचने की जगह ही नहीं होती। जब आप बड़ों का करते रहें तो आप छोटी छोटी चीजें आपके जहन में ही नहीं आती, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम भी स्टक होते जाते हैं कि हम मान लेते हैं दरवाजा दरवाजा ही है, तब किसी भी चीज को उठा के फ्लावर बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे मान ले फ्लावर है। बच्चा तो कुछ भी उठा के कुछ भी बना लेता है। तो ये सारे बैलेंस कैसे करते होंगे जब बड़ों के साथ जाते होंगे, तो बड़ों जैसे चीजों को अप्रोच करना है, फिर यहाँ ऐसे करना है। ये रेंज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये इसमें क्या नई चीजें बनती हैं और कैसे चीजें क्रिएट होती हैं? एक्चुअल में अभी भी कारंथ जो कहते हैं कि किसी टाइम में वो सरदार पटेल विद्यालय में भी रहे हैं, और जब उनको पता चला कि मैं सरदार पटेल मैं कहीं ना कहीं ये थिएटर की क्लासेस ले रहा हूँ, तो कहा नहीं छोड़ना मत, तुम बहुत कुछ सीखोगे और तुम जो है ना यहाँ पे रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सकते हो। तो उनका जो वो बोलना था, वो मुझे लगता है कि मैंने उसमें सेकंड थॉट लिया, सोचा कि नहीं ये सरदार पटेल विद्यालय जो है ना मेरे लिए आने वाले समय में प्रयोगशाला हो सकती है, और मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट इस लेबोरेटरी में करूँगा। और मैंने किए। उस टाइम विभा पार्थसारथी प्रिंसिपल थी। और मैं आपको सही बताऊं, जो आपने अप्रोच वाली बात बताई है कि सीनियर सेकेंडरी जो 11-12 थे उनके साथ इतने आसानी से इंटरेक्ट करना, और फिर जो थोड़ा नीचे 9-10 फिर 6-7-8 फिर आपको ये बोला जाता है कि ओके क्या प्राइमरी, मैंने कहा यार क्यों ना करे एज एन एक्सपेरिमेंट ये तो। और प्राइमरी में भी थर्ड तक तो सही है, लेकिन सेकंड और फर्स्ट तक अरे बाप रे बाप। मतलब आपको ये कि उस 35 मिनट को कैसे आप मेटिकुलसली प्लान करेंगे कि जो अपनी ग्रिप में पूरा होल्ड करके रखें सेशन, और वो एक्शन ओरिएंटेड, वो ताल, वो रिदम, वो सुर, ताकि वो एंगेज रहें। तो मैं सही बताऊं कि जितना नीचे की क्लास होती थी उतना ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होती थी, प्लस उनके अंदर मेक बिलीव इतना ज्यादा होता था कि अगर मैं उनसे कहूं कि ओ करे आपड़ा का डाबड़ा गिली 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 छू, किसको क्या बनना, किसको चूहा, किसको परी, किसको राज, मैं बंदर बनूंगा, मैं बनूंगा ये करूंगा। और फिर मैंने कहा ओके अभी बना। और फिर मैंने कहा लिसन,
तुमने जो कपड़े पहने हैं, तुम्हारी जो वाटर बोतल है, तुम्हारा जो ये टिफिन है, तुम घर जाओगे, रिंग करोगे, नॉक करोगे, डोर जैसे ही खुलेगा तुमको नहीं पहचान पाएंगे। बिल्ली बिल्ली रहेगी, बंदर बंदर रहेगा, परी परी रहेगी ना, हमें नहीं बनना अंकल मम्मी। दे स्टार्टेड लिटरली क्राइंग, कैन यू बिलीव। मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो पता लग जाता है, नहीं यार यहाँ ना सर एक्टिंग कर रहे हैं, आज सबकॉन्शियस कुछ और है, सब टेक्स्ट में ये। लेकिन छोटे बच्चे ना कहते भी है ना कि नहीं, एक्टिंग में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चों वाला, वो एक मेक बिलीव होना चाहिए। तो इट्स देयर, ये अनुभव मैंने खुद पाया है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर एक जो इन चीजों को, क्योंकि क्या है ना बेसिकली कि एज ए पर्सन, एज एन एक्टर, एज ए कैरेक्टर, ये जो अलग अलग जो हम ब्रेख्त के प्ले में भी जो एलिनेट वाली बात करते हैं कि नहीं इतना भी मत डूबो, ये भी देखो कि नहीं भाई ये नाटक का पार्ट है, मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल वे में बच्चों के अंदर है और वो उसको उसी सशक्त ढंग से करते हैं। और जो हम बड़ों के साथ करते हैं कि नहीं भाई ये अपना मेक बिलीव बढ़ाओ, जो भी कॉन्स्टेंटिन स्तानलोव्स्की का अपना एक, या फिर उसको भी आगे लोगों ने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया, इट्स देयर इन नेचुरल वे। वो बात इसीलिए मेरे जहन में आई थी दादा, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज में भी जाके पढ़ाते हैं, यस है ना, है ना। तो और फिर बच्चों के साथ भी काम करते हैं, तो मतलब एक बहुत बड़ी रेंज बनती है कि यूनिवर्सिटी में जाके बड़ों के साथ काम करना और फिर बच्चों के साथ काम करना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी में कि जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो कैसे प्रोसेस होता है, बड़ों के साथ कैसे काम करते हैं फिर, है ना। और आपके वहाँ पे जहाँ आप हैं वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ के आप गेस्ट या फैकल्टी भी हैं, आपने जी लगातार भी पढ़ा है काफी समय। मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाता है, उस हाँ यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ, वो बेसिकली सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है श्रीनगर, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आती है उत्तराखंड में। तो वहाँ पे ये कोर्स हैं और उसमें आप तमाम जो भी, चाहे जैसे हमारे वॉइस स्पीच का है या फिजिकल का है, एक्टिंग का है, इसके अलावा जो प्रोडक्शंस का है, उसमें ख़ास तौर पे आखिरी जो आपका पास आउट होने से पहले होता है कि नहीं आपको कुछ किसी स्कूल में या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के एक वहाँ की जो फोक टेल है, वहाँ के जो मिट्टी से जुड़ी हुई जो लोक गाथाएँ हैं, उस पे तमाम उन एलिमेंट्स को लेकर के प्रोडक्शन तैयार करना है। तो ये एक क्रिएटिव इनोवेटिव काम रहता है और इस बहाने वो वहाँ की तमाम चीज़ों को आज के समसामयिक परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, उसकी रेलेवेंसी कितनी है। तो ये है उसमें। और इसके साथ साथ पैरेलल में जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी में, वहाँ पे भी मास्टर इन थिएटर स्टडी, उसका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो मोरलेस फिनिश हो गया, जिसमें हमारे एनएसडी से ही काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये हालात और सामान्य जब हो जाएंगे तो वो कोर्स भी शुरू हो जाएगा, मास्टर इन थिएटर स्टडी। और उसमें 70% तो प्रैक्टिकल वर्क है और 30% जो है थियरी है। और उसमें अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी ग्रुप हैं उन लोगों ने अप्रोच किया है और उसमें उनके कोलैबोरेशन में वो उस जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है उसके अलावा तमाम जो रूरल एरिया हैं, रिमोट कॉर्नर हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को जो कहीं ना कहीं ये पैशन रखते हैं थिएटर का, ड्रामा का, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी, मुझे लगता है पौंखी और गोविंद जी का शायद लाइट चला गया। जी सर, हो सकता है ऐसा कुछ, हम्म। दिक्कतें तो आती रहती है। हाँ तो हाँ। सर हमें, आप रंगमंच के साथ साथ आप फिल्मों में भी जुड़े हैं, फिल्मों के साथ भी, हम्म तो हम्म उस हम्म। एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो टाई से निकलने के बाद जब मैं बॉम्बे रहा तो ये प्रोडक्शंस
एक अलग तरह का अनुभव रहा है, जिसमें कि लार्जर देन लाइफ नहीं, बहुत ही सटलिटीज और बहुत ही सबड्यू एक्टिंग का। तो क्योंकि उससे पहले टेलीप्ले में एक एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन फीचर फिल्म वाला उस तरह का, तो यही था कि कैसे कैमरे के हिसाब से अपने उन तमाम चीज़ों को मिनिमाइज किया जाए। तो वो एक फ्रेंडली रेपो था उनसे जो डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर रोल के अलावा प्रोसेस को लेकर, क्योंकि नेक्स्ट डे जो फ्लोर में तमाम सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटी जो एक्टर होते थे, उनके साथ कैसे द बेस्ट निकाला जाए, उस पर बड़ी चर्चा होती थी। फिर हम जब फ्लोर में आते थे तो वो सब एक्सपेरिमेंट हम करते थे, और जो टीम थी पूरी की पूरी, वो एक पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो काम होता है, हालांकि मुझे वो बहुत उकता देने वाला लगता था, मुझे आउटडोर वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था जब वो शूट वगैरह फ्लोर में होता था। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन, चाहे वो लिरिक्स को लेकर के या एडिटिंग को लेकर के, कंपोजिशन को लेकर के, तो वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। बाकी उसके बाद मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने टेलीफिल्म वगैरह भी बनाई, तो उनके साथ भी अनुभव एक अलग तरह का रहा। और अब तो ये कोरोना के बाद तो एक वेब सीरीज़ का दौर और चला आया, और यूट्यूब, और मतलब ये है कि आसानी से आप अपने किसी भी काम को तमाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि पहले इस तरह के ऑल्टरनेटिव ऐसे विकल्प कम थे, और आप एक लिमिटेशंस में ही काम करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे विकल्प इस तरह के खुल गए हैं, जो इस तरह के जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी सहूलियत होगी उनको। जी दादा, जो अभी आपने लेटेस्ट एक प्ले डिजाइन किया है, डायरेक्ट किया है, रेड एंड ब्लू, हाँ हाँ, अच्छा। तो मैं चाहूंगा थोड़ा उसके बारे में बताएं कि मतलब, क्योंकि अभी नहीं, जस्ट ही आपने उसको डिजाइन किया है, उसका शो हुआ हाँ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो असल में कहानी जो है ना, देखो बैरी के साथ हमने मोर और लेस हाफ डजन प्ले में एक्टिंग किया ना। और ये ड्रीम था एक बैरी के साथ हमारा प्रोडक्शन, जैसे प्रसन्न जी के साथ भी हमारा तिरछे प्रोडक्शन होने वाला था, नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। ऐसे बैरी के साथ पाइपलाइन, तो मैंने कहा ये टीआई में बैरी एज ए डायरेक्टर आ रहा है, चलो यार टाई ज्वाइन करते हैं। और तो वो कहीं ना कहीं, जैसे अब्राहम अलका जी के बारे में, और ये फादर ऑफ द थिएटर, ये चलो हमने कहा चलो ये उस दौर में, चाहे हबीब जी हों या बैरी जॉन हो, तो वो जो डेविड हॉलमैन है, इंग्लिश प्ले राइट है बेसिकली, तो एक बैरी जॉन की एक लाइब्रेरी बना रही थी। देखो उस टाइम में शांता गांधी भी आई थी नीचे हमारी टाइम में, और ये कितनी अच्छी लाइब्रेरी है तुम्हारी। इवन सिसिली बैरी तक के साथ भी हमारी वर्कशॉप हुई, जो वॉइस फॉर स्पीच की पारंगत मानी जाती हैं। तो उसी में ही एक बुक थी 6 TIE प्लेस, जिसमें एक ये पीस मेकर था और एक डार्टी रास्कल था। ये दोनों ही बैरी के डायरेक्शन में हमने किए थे। और इसके अलावा बैरी ने सावधान गोरा राक्षस आ रहा है, या प्यास लगी है, मर्क्यूरी थी, उन दिनों वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, दैट वाज वेरी रेलेवेंट। और इस तरह के सॉरी जो प्रोडक्शंस हुए, तो अब देखो कब बैरी उस टाइम में, तो मन में ये था कि नहीं यार ये प्ले थोड़ा सा दूसरे तरह से किया जाए इसको। तो हमारे साथ जो कोरोना से पहले की स्थिति बता रहा हूँ मैं, जब पैरेलल भारंगम वहाँ पे हुआ था देहरादून में, और जगहों में भी हुआ था, तो वहाँ की बागडोर एनएसडी ने मुझे सौंपी थी। तो उस दौर में जो वो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ, तो ऐसी सुगबुगाहट हुई कि नहीं कुछ ऐसा भी किया जाए। तो वो ख़त्म हुआ फरवरी में, हमारा ये 2020 में ख़त्म हुआ। मार्च से जो है ना लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन की फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थोड़े हालात सुधरे, तो मैंने कहा कि चलो अब हम ये वाला प्रोडक्शन करते हैं। और मैं बेसिकली चाह रहा था लाल और नीले, जो ये आप बात कर रहे हैं, लाल को मैं चाह रहा था नेपाली में, कि ये क्योंकि वहाँ पे नेपाली बहुत ज़्यादा है देहरादून में, और नेपाल का काफ़ी जो एक बोलचाल वाली जो नेपाली है ना, वो काफ़ी क्लोज है हिंदी की, समझ में आ जाती है, क्लिष्ट वाली नहीं। और ब्लू को मैं चाह रहा था कि ये हिंदी में करे, और जो ऐसी भाषा है जो आपस में वो बोल रहे हैं और जो उनके साथ बोल रहे हैं, तो वो कॉमन वर्ड ले सकते हैं। और जो पपेट वाला जो पोर्शन था शुरू में, जो है ना पपेट
का शुरू होता है, तो वहाँ जैसे दादा पद्म जी का एक अपना नाम है, वहाँ पे एक रामलाल भट्ट जी है, बड़ा नाम है उत्तराखंड में, तो उनका हमने इनपुट लिया था उसमें प्रोफेशनली पपेट में, वो हमने इंग्लिश में रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नेपाली वाला है, समय बहुत कम था, वो हम नहीं कर पाए एक्सपेरिमेंट, लेकिन हिंदी और इंग्लिश वाला हमने रखा। तो ये पहले ऑनलाइन हुआ, नहीं पहले तो जब हालात थोड़े सुधरे थे, पहले तो ये ऑफलाइन हुआ। पता चला कि उनको कोई और, जैसा होता ही है अमूमन, कोई और अच्छा उनका असाइनमेंट मिल गया, वो छोड़ के चले गए। तो हमारे 2-3 कास्ट जो है ना चले गए, फिर बीच में एक व्यवधान पैदा हो गया। फिर वहां से आया कि नहीं हम इसको ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन में चलता रहा। वो कैमरा लगा देते थे स्टेज में, स्वर्ण जो दिल्ली से जुड़ता था इंस्ट्रक्शन। तो फिर अब क्या कि नहीं, अब जो है हमें इसके हर हालत शो करने हैं। शो की डेट जो है 10 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर 5 शो करने हैं। तो साहब मैं वहाँ गया, फिर हफ्ता 10 दिन जो है ना वहाँ पे ये सब ऑफलाइन में हुआ। फिर हमने अब क्या वो सेग्रीगेशन करना था, क्योंकि प्रोटोकॉल था कि आप जो है ज़्यादा भी नहीं ला सकते हैं, तो 50, 55, 60 के लगभग जो है इस तरह से। बट ये वो जो हमने तब किया था और ये वाला तो बहुत फर्क था। एक तो इसमें तमाम एक कोरियोग्राफी और गीत संगीत का थोड़ा सा उससे थोड़ा ज़्यादा था, और ब्लॉकिंग वगैरह भी थोड़ा सा चेंज थी, पर इट वाज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और दूसरा में भारंग में जो वहाँ के लोकल जो रंगकर्मी हैं, एक जो उनके साथ एक बाहर एक जो फोक का एक्सचेंज बनता था, क्योंकि बाहर वाली टीमें उनका देखती थी कि उत्तराखंड का लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन जो प्रक्रिया को लेके बातचीत होती डायरेक्टर उसकी टीम के साथ, तो एक रेपो काफी समय बाद एक बना। उसको ही मैंने दोहराने की कोशिश की इसी में उन तमाम रंगकर्मियों को, और वो आए, और बाद में हर नाटक, हर शो के बाद बातचीत का हमारा वो रहा। तो ये लगाइए कि टीके अग्रवाल जी जिन्होंने हमारा पूरा ये टेक्निकली लाइट का संभाला, ऐसे ही साउंड इफेक्ट का भी, ऐसे ही कॉस्ट्यूम का भी, तो ओवरऑल पूरी टीम ने मिल करके ये आईना के कोलैबोरेशन में कला दर्पण ने वो किया। और इसकी बदौलत हम दोबारा से जो वहाँ के स्थानीय रंगकर्मी हैं उनसे रूबरू हो पाए, उनकी फीडबैक ले पाए, और हम इसको और बेहतरीन करने की योजना बना रहे हैं। दादा, थिएटर एजुकेशन से कोई जुड़ना चाहे, करना चाहे, तो मतलब कैसे जुड़ सकता है ना? किस तरह से इसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि एनएसडी में जो थिएटर एजुकेशन है, मतलब बच्चों के लिए तो है कि मतलब 7 साल के बाद आप जुड़ के एक जगह तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बड़े लोग जो सीरियसली रंगमंच करते हैं, वो जुड़ के कैसे आगे काम कर सकते हैं? कैसे कमर्शियल उसमें जा सकते हैं? कि उसके बारे में भी, क्योंकि इकलौती जगह रेperटरी जहाँ पे लोग कमर्शियल जुड़ते हैं, मतलब सारे लोग जिनको पेड भी होता है, तो इसमें कैसे जुड़ सकते हैं? एक जगह तो है स्कूल में जाके पढ़ाएं, उसके अलावा क्या और होना चाहिए कि लोग जुड़े और कंपनीज बने? जैसे एक अगरतला में बनी, लेकिन इतने बड़े देश के लिए क्या वो एक बहुत है? तो और क्या क्या क्या, मतलब हर समय ये होता है ना कि गवर्नमेंट करेगी, तो लोकल लोग कैसे जुड़ सकते हैं? लोकल लोग कैसे काम कर सकते हैं? कैसे कंपनी और ज्यादा बन सकती है? हाँ, तो जहाँ तक हमारा कला दर्पण का सवाल है, तो डेफिनेटली हम इस तरह का काम भी पैरेलल में करते रहते हैं, जिसमें कि हम अब जैसे अगर आपने ललित कुमार का नाम सुना होगा, वो उनकी जो विटामिन ज़िंदगी है, मतलब हिंदी में अमूमन किताबें इस तरह की नहीं होती हैं। तो एक रीजनल रिपोर्टर के संपादक हैं गंगा असनोड़ा थपलियाल, श्रीनगर में, जहाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ एक लड़की वहीं हिल्स की है, और उसको फंगस हो गया, जो कि हज़ारों में वो डिजीज़ होती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से वो जूझती रही, और उसके बाद उसने एक किताब लिखी हौसले को लेकर के कुछ। तो वो सेमिनार मैंने अटेंड किया, मुझे वो लिंक भेजा था, उन्होंने हज़ारों लोगों को भेजा, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, ओ इस सेमिनार को बेस बना करके इस सिमरन लड़की पे ऑनलाइन प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो मैंने किया उस पे, और वो टीआई के ही पैटर्न में पूरा था वो, कि कैसे दूर दूर के लोग जो है ना जुड़े उसमें, महाराष्ट्र से जुड़े, उत्तराखंड से जुड़े, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी। तो वो एक रहा। इसके अलावा एक मैंने सोलो परफॉर्मेंस जो शायद आपसे थोड़ा बहुत पहले भी शेयर किया था, फॉरगेट मी नॉट, वो जो अमल जो कैरेक्टर है दो पोस्ट ऑफिस का,
और कहीं ना कहीं हेनरी गोल्डस्मिथ ये उनका ओरिजिनल नाम है, लेकिन पेन नाम जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, यानुस कोर्चॉ। वार्सो पोलैंड में उनका अपना एक ऑर्फनेज था, और जो स्टाफ था या जो बच्चे थे उनको जिस तरह से ये ले जाया जा रहा था गैस चैम्बर में उस टाइम में, जिस तरह से वो वो प्रोसेशन जो चल रहा था, तो उनका ये मानना था कि अगर मैं ये नाटक दिखाऊंगा टैगोर का, तो वो उस अमल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जो एक यूनिवर्सल बीटर डेथ है उसको बड़े मुस्कुराते हुए उसका एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं भाई ये है तो इसको। तो बेसिकली ये जब ऑनलाइन में हम लोगों ने किया तो दे कुड आइडेंटिफाई कि अरे वो तो पूरा जीवन उसका ऐसा हो रहा था, और हम ये इस दौरान ही इतना अपने आप को अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो इट्स देयर कि अगर हमारी इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप छोड़िए, आप अपना ही ले लीजिए, ये जो आपका अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है या कला दर्पण है या और भी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की विंग अगर रहेंगी तो अपने आप यूथ के साथ, बच्चों के साथ जो काम होगा, तो वो समझ अपने आप डेवलप होगी, तो वो कहीं और जगह जाएंगे तो वो अपने आप एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो मैं तो इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, चाहे यहाँ है या उत्तराखंड में है, मोस्ट वेलकम। कोई जुड़ना चाहता है, कोई करना चाहता है, तो हम इस तरह का काम भी बराबर करते हैं, और शायद आप भी करना चाहेंगे जहाँ आप इस वक्त हैं। अभी तो शायद आपको कुछ ही माह हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में होना चाहिए पैरेलल में। जी जी सर। तो सर ऐसे उत्तराखंड में जैसे एनएसडी है या फिर बाकी है, तो उत्तराखंड में ऐसे कोई इंस्टीट्यूट आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाते हैं फ्रीलांस, लेकिन आपका ऐसा कोई प्लानिंग है क्या जो वहाँ पे आप अपना एक इंस्टीट्यूट खोले, इस तरह से कोई? उत्तराखंड जो मेरा अपना जो नेटिव प्लेस है, उत्तरकाशी और दिल्ली, यहाँ पे तो हमने रजिस्टर्ड कर रखा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारी जो वहाँ की जो वरिष्ठ रंगकर्मी है, उनकी मदद से जो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून कि दून घाटी में भी कुछ इस तरह का हम शुरू करें। अब ये जैसे कि मैंने बात भी की है कि इनका अपना टेक्निकल वाला, स्पेशली लाइट वाला गोविंद जी का बड़ा ज़बरदस्त और है, तो इनका भी इनपुट हम लेंगे, इनके ऑर्गेनाइजेशन का। तो कोलैबोरेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं नियर फ्यूचर में। तो ये है हमारा इस तरह का प्लान है कि अब हम इस तरह का ज़्यादा गैप नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंटली करते रहेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग वाला पार्ट हो या प्रोडक्शन वाला पार्ट हो। तो ऐसा है, देखें इसमें कितना हम सफल हो पाते हैं, बट वी आर प्लानिंग, इट्स इन ए पाइपलाइन। जी दादा, मतलब बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हम हमें भी और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, उनको भी पता चला होगा, जानकारी मिली होगी बहुत सारी। और ये गपशप का वही आनंद है कि मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, तो इसमें और भी मज़ा आता है कि कब कौन से सवाल, कौन से जवाब होंगे, अब्रप्टली निकलते हैं, जो कि शायद टीआई का कॉन्सेप्ट ही है कि बहुत प्लान करके करेंगे तो बात नहीं बनती, मतलब उसको छोड़ दो, बनने दो, है ना। तो बड़ा मजा आया, और स्पेशली थैंक्स आपका दादा कि आज करवा चौथ भी है, तो हम आपको वहां से पकड़ के लाएंगे दादा। आ जाओ दादा। दादा ऊपर छत पे बिजी थे, दादा ने कहा कि टाइम हो गया, मुझे जाना है, वो छोड़ के दादा आए हमारे लिए। एक तरफ तो ये करवा चौथ, दूसरी तरफ वो भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है ना, तो लोग जी। वहाँ टीवी से भी चिपके हैं, कुछ छत में जो है, तो इस तरह का। मैंने कहा मेरा तो दोनों से कोई नहीं, मैंने वहाँ कमिट कर रखा, आई हैव टू गो, आई प्रॉमिस, आई हैव टू गिव माय प्रॉमिस। तो ये शायद आपके भी हो रहा होगा, आई डोंट नो, पंखी के भी हो लेकिन रहा दादा, होगा। लेकिन काफी लोग हैं जिनको थिएटर में इंटरेस्ट है, वो थिएटर में है, कुछ लोगों को थिएटर में भी इंटरेस्ट है। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत थैंक यू दादा। और फिर मिलेंगे हम, फिर आपसे ऐसी बातें करेंगे दादा, कि बहुत सारी जिज्ञासाएं हमेशा रह जाती है, जिज्ञासा रहनी भी चाहिए, है थैंक ना। यू तमाम तो व्यूवर्स का, और जी खासतौर से पोंखी और गोविंद जी का।
जिनकी वजह से मैं रूबरू हो पाया हूँ, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है दादा, उसका भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो यू दादा, मच। थैंक यू, शुभ रात्रि दादा। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।